नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल, यानी कि कितना प्रश्न कंप्लीट करा रहे हैं? टॉप 2000 प्रश्नों का सीरीज कंप्लीट करवा रहे हैं और इसी सीरीज का ना आज का पार्ट नंबर कितना है दोस्त? 39 नंबर है, ठीक है ना? देखिए दोस्त, नए व्यूअर के लिए बता देना चाहते हैं कि इससे पहले जो है हम 38 पार्ट तक जो है पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। आप हमारे जाके चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने एग्ज़ाम के ओरिएंटेड वाली बातें कर लेते हैं। देखिए दोस्त, आप ना बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, जैसे में बीपीएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया या बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, साथ ही साथ बिहार सीजीएल हो गया, यानी कि बिहार यानी कि राज्य स्तरीय आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, एक बार इस सीरीज को कंप्लीट करके देखिए। आपको लगेगा कि आपके कोई भी क्वेश्चन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन ना नया नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम हर प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट करवाएँ। जैसे मैं आपको पूरा का पूरा पी बाई क्यू तो कंप्लीट करा ही रहे हैं। उसके बाद से जितना वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है ना, सब का सब इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना? और पूरे व्याख्या के साथ आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए हम बिना समय गँवाए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो प्रश्न क्या है, 381 नंबर सवाल है, ठीक है ना? इससे पहले जो है 380 तक जो है पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिए। हम बता ही दिए, आप आराम से आके हमारे चैनल को विज़िट कीजिए, पूरा प्लेलिस्ट बना दिए गए, ठीक है ना? अब हम चलते हैं प्रश्न को समझते हैं। तो देखिए, बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे, ठीक है ना? इनकी ही बात कर रहे हैं, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ पर हुई थी? देखिए, मेनली पूछ रहा है क्वेश्चन कि फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की जो है गोली लगने से आखिर कहाँ पे मृत्यु हुई थी, ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है पटना में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सारण में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सीवान में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है भागलपुर में हुआ था। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए दोस्त, आपको हम बिना समय गवाए ये तो आंसर बताएँगे ही, लेकिन देखिए आपको जितना बन सकता है ना क्वेश्चन, आप सही आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ईमानदारी से कि आपने कितना सच में ईमानदारी से सही किया है। इससे होता क्या है, आपके कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होता है कि नहीं? तो अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन पे। देखिए इसका सही आंसर कहा जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, यानी कि सीवान में जो है झंडा फहराने के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा को गोली मार दिया गया था। किनके? ब्रिटिशों के द्वारा गोली मार दिया गया था। तो इसको आप ज़रूर याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, लेकिन इससे पहले हम व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है ना? इससे पहले हम व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या क्या है? इसका व्याख्या है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 शुरू हुआ था, तब उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सीवान वाले क्षेत्र में तिरंगा फहराने का प्रयास किया था। किसने? तो आपको बताएँ ही, आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको मालूम ही है कि फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इन्हीं को जो है उन्होंने तिरंगा फहराने के प्रयास करने के ही दौरान ब्रिटिश पुलिस ने गोली चला दिया था। समझ में आ गया ना? और उन्होंने गोली लगने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और एक और बात कहा जाता है कि उन्होंने सीने पर कई गोलियाँ खाने के बाद भी झंडा नहीं छोड़ा था। देखिए कितना यहाँ पर क्रांतिकारियों का चीज़ें बताया गया है, ठीक है ना? और लास्ट में आपको मालूम है कि गोली लगने के बाद लास्ट में जो है आखिर वे शहीद हो गए थे, ठीक है ना? आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो है देश आज़ाद कितनी परेशानियों के साथ, कितने क्रांतिकारियों को बलिदान के साथ हुआ है, ठीक है ना? तो ये हमारा आज का व्याख्या कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 382 नंबर प्रश्न पे। बस प्रश्नों को ना समझते हुए आपको बढ़ना है, ठीक है ना दोस्त? हम जो है हर एक प्रश्न को कंप्लीट थोड़ा-सा ही कंप्लीट करवाते हैं एक वीडियो में, लेकिन हर एक प्रश्न को बिल्कुल व्याख्या के साथ समझा-समझा कर बताते हुए चलते हैं, ठीक है ना? इससे होता क्या है कि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होता है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 382 नंबर सवाल पे। बोल रहा है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आए थे? देखिए यहाँ पर नहीं आया था। यहाँ पर नहीं बोला है, इसीलिए एग्ज़ाम में जब भी नहीं दे इसको गोला लगा दीजिए। इससे होता क्या है ना कि हमारी आँखें जो है हाइलाइट को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से देख पाती है। इससे आपको मालूम सही तरीके से चल पाएगा, ठीक है ना? तो ये बोल रहा है कि आखिर वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार में नहीं आए थे? भारत तो भ्रमण किए थे लेकिन बिहार नहीं आए थे। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है मैनरिक, या फिर ऑप्शन नंबर बी है जॉन मार्शल, या फिर ऑप्शन नंबर सी है फ्रैंकवियर वेनियर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है
पीटर मुंडी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रैंकोइस वेनियर। ये जो व्यक्ति थे ये तो पूरे भारत भ्रमण भी किए थे, लेकिन इन्होंने भारत में जो बिहार राज्य है यहाँ पर इन्होंने नहीं आए थे, ठीक है ना? यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अब चलिए हम इसको व्याख्या के साथ देख लेते हैं ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है ना? तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि फ्रैंकिसियो वेनियर ने एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे, यानी कि ये जो है एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे, ठीक है ना? जो कि एक वो डॉक्टर थे और यात्री भी थे, ठीक है ना? जो मुगल काल यानी कि विशेषकर शाहजहाँ और औरंगज़ेब के समय में ये भारत के दौरान आए हुए थे, समझ में आ गया ना? यानी कि इन इन कालों के समय में शाहजहाँ और औरंगज़ेब के समय में ये भारत भ्रमण करने के लिए आए हुए थे, ठीक है ना? हालाँकि उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और मुगल दरबार का विस्तृत विवरण दिया था, लेकिन उनके बिहार आने का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है ना? तो आप ज़रूर याद रखिए किनको फ्रैंकियस वेनियर को, ठीक है ना? ये मुगल काल के समय में जैसे शाहजहाँ, औरंगज़ेब के समय में ये भारत तो आए थे, लेकिन स्पेशली बिहार इनके आने का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? हाल ही में बहुत एग्ज़ामों में आपको बहुत सारा क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड तो उठाता ही है, साथ ही साथ आपको नदियों से सवाल बहुत बार उठाता है, नदियों से सवाल, ठीक है ना? तो अगर ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले ना भाई, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम अलग-अलग करके वीडियो सेपरेट तरीका से हर नदी को कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है ना? आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, टोटल नदियों का एक सीरीज़ कंप्लीट करवा रहे हैं, वन बाय वन आप आराम से जाके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 383 नंबर सवाल पे। बोल रहा है, मुंगेर में स्थित जो है भीम बाँध अभयारण्य, क्या है? भीम बाँध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? ठीक है ना? ये बा आपको मालूम है कि ये भीम बाँध अभयारण्य जो है, ये कहाँ पर है? तो ये आपको मुंगेर में है। कहाँ पर है दोस्त? ये आपको मुंगेर में, और इन्हीं की ये बातें कर रहा है। ठीक है ना? तो ये बोल रहा है आखिर ये किस प्रकार का वन प्रदेश है? ठीक है? ऑप्शन पे जाते हैं तो ऑप्शन नंबर है आर्द्र पतझड़ वन, या फिर ऑप्शन नंबर बी है शुष्क पतझड़ वन, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सदाबहार वन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है तराई वन। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो आपको बता ही दिए कि ये जो भीम बाँध अभयारण्य है कहाँ पर है? तो मुंगेर जिला में है, ठीक है ना? और ये कैसा पतझड़ वन है? तो याद रखिएगा शुष्क पतझड़ वन है, शुष्क पतझड़ वन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने व्याख्या को भी देख लेते हैं ताकि आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए, बोल रहा है कि भीम बाँध अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। अभी आपको जस्ट बताया कि बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। यहाँ का जो वन है यह मुख्यतः कैसा है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ है, यानी कि ड्राई है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? और यहाँ पे कौन-कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो याद रखिएगा साल, सखुआ, महुआ, पलास आदि पेड़ पाए जाते हैं। समझ में आ गया ना? खासकर जब गर्मियों में ना अधिकांश पेड़ अपने पत्तियाँ गिरा देते हैं और इसीलिए इसे पतझड़ वन कहा जाता है, ठीक है ना? तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, ठीक है ना? ऐसे प्रश्न बार-बार घुमा-फिरा कर बिहार के जगह पूछते रहते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को ढंग से समझिएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 384 नंबर सवाल पे, ठीक है ना? बोल रहा है कि वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय, ठीक है ना? यानी कि भारत का जो राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन-सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था, ठीक है ना? आखिर बिहार का जो है कौन-सा जिला जो है पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था, इसी की बात पूछ रहा है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन पे ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन क्या है? रानीगंज, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मेदिनीपुर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पुरुलिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाए? कितनी बार हम क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं अलग-अलग माध्यम से, ठीक है ना? और इस बार जो है ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे घुमा-फिरा पूछते रहता है, इसलिए हमने ऐसे प्रश्नों को इंक्लूड किया है, ठीक है ना? तो देखिए याद रखिएगा कि वर्ष 1956 ईस्वी में ना जब भारत राज्य का पुनर्गठन के समय बिहार का जो है पुरुलिया जिला, कौन-सा? पुरुलिया जिला है वो पश्चिम बंगाल में शामिल हो गया था। देखिए, ये हमारा क्या है? बिहार है, ठीक है ना दोस्त? ये क्या है? ये बिहार है, ठीक है ना? और ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये पश्चिम बंगाल से टच करता है, ठीक है ना? कौन-सा एरिया? तो ये किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया वाला एरिया, और यहीं पर जो है ना पुरुलिया जिला है, और इसी पुरुलिया जिला में जो पश्चिम बंगाल एरिया है, इसमें आपको शामिल कर दिया गया था, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना? अब हम चाहते हैं इसको और भी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, बोल रहा है कि वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन और बिहार राज्य, ठीक है ना? यानी कि बिहार और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों का हस्तांतरण की बात कर रहा है, ठीक है ना? और ये 1956 के राज्य पुनर्गठन के इस समय की बात कर रहे हैं, उसी के अधिनियम के तहत जो है बिहार के मानपुर जिले में यानी कि मानभूम जिले के अधिकांश हिस्से को काटकर पुरुलिया जिला जो कि पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। समझ में आ गया ना? और इसके साथ ही जो है पूर्णिया जिले का जो किशनगंज अनुमंडल की जो पश्चिमी बंगाल को हस्तांतरित भी कर दिया गया था। समझ में आ गया ना? यानी आपको जस्ट बताया मैप के माध्यम से भी कि जो है ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला, ये जो है पश्चिम बंगाल से बहुत बार टच करता है। और यहीं पर है बहुत सारा जो जिला, बहुत सारे एरिया जो है वो पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया था भारत पुनर्गठन के समय में। तो ये आप चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। हम आपको यहाँ पर थ्योरी के माध्यम से बता दिए और यहाँ पर आपको मैप के माध्यम से भी बता दिए। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे बिना समय गवाए। तो ये हमारा प्रश्न जो है 385 नंबर सवाल है। ठीक है ना? प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। बोल रहा है, बिहार सहित पूर्वी भारत में, ठीक है ना, आर्यों का विस्तार का सहायक था। यानी कि जो आर्य थे, ये पूर्वी भारत में जो आर्य का विस्तार का जो मेनली सहायक था, हेल्पर था, वो कौन था? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए व्यापार का विस्तार, या फिर ऑप्शन नंबर बी है लोहे का उपयोग, या फिर ऑप्शन नंबर सी है साम्राज्य विस्तार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कृषि का विस्तार। और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए लोहे का जब जिस टाइम के बाद उपयोग होने लगा ना, तो जो भी आदि मानव थे वो नदियों का ना आस-पास बढ़ने लगे। और जितने भी जंगल झाड़ थे इन लोहे का उपयोग करके, जैसे कुल्हाड़ी बना लेना, है कि नहीं? उसके बाद से हल बना लेना, इससे उपयोग कर के जितने भी जंगल उसको साफ करते अपना विस्तार करने लगे थे। ठीक है ना? तो इसका मेन रोल क्या है? लोहे का उपयोग। जब से लोहा का उपयोग होना शुरू हुआ, इसके बाद से आर्यों का विस्तार भी होना शुरू होते चला गया। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसको और भी व्याख्या से समझ लेते हैं। तो देखिए वही बात हम बताएँ आपको, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का जब विस्तार है, ये लोहे का उपयोग सबसे बड़ा सहायक कारक है। क्यों? क्योंकि लोहे के जो औजार होते हैं ना, उससे कुल्हाड़ी भी बनाया जाता है, हल भी बनाया जाता है, ठीक है ना? और इन 2 हथियारों से क्या किया जाता है? घने जंगलों को साफ करना और कृषि का विस्तार संभव बनाया जाता है। ठीक है ना? जिससे वो पूर्वी गंगा के मैदान की ओर बढ़ सके। समझ में आ गया ना? तो आपको मालूम है कि गंगा के पास क्यों आदि मानव बसते थे? क्योंकि यहाँ पर खेती-बाड़ी के लिए काफ़ी बेहतरीन साधन था, वहाँ पर सिंचाई के लिए भी काफ़ी बेहतरीन साधन था। इसी वजह से जो है धीरे-धीरे विस्तार इनका होने लगा। समझ में आ गया ना? और जब लोहा आया तो कुल्हाड़ी बन गया, हल बन गया, इससे जितने भी जंगल है उसको साफ करते विस्तार होने लगा। समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 386 नंबर सवाल पे, ठीक है ना? बोल रहा है, बिहार के राजगीर यानी कि परगना की बात कर रहा है कि कौन सा स्थानीय नेता जो 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। ठीक है ना? ये 1857 की क्रांति के समय में राजगीर के जो परगना के थे, आखिर वो कौन सा स्थानीय नेता था? ठीक है ना? जो अपने आप को उस टाइम स्वयं को राजा घोषित किया था। ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कुशल सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर बी है हैदर अली खान, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कुंवर सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पीताम्बर शाही। और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन जो हम आपको ला रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है ना? जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठिएगा ना, जैसे मैं अभी बीपीएससी का जो जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना? जो कि 26 जुलाई को डेट बताई है, संभावित डेट है, ठीक है ना? और अभी आपको रीजनरेट करके 26/7 को किया गया है, ठीक है ना? बीपीएससी की एग्ज़ाम। उसमें जो है आपको मालूम है कि 30 से 35 जो है सवाल आपको बिहार स्पेशल से ही आते हैं, ठीक है ना? और पूरे यूट्यूब पे ये जो 2000 का टारगेट लेके हम चल रहे हैं, ठीक है ना? कोई नहीं कंप्लीट करवाया है। और ये सिर्फ़ क्वेश्चन नहीं है बल्कि सिलेक्शन वाला सीरीज़ कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है ना? तो बस आप ध्यान से प्रश्नों को बस देखते हुए जाना है, आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना? जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हर समस्या का हल ज़रूर किया जाएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैदर अली हो जाएगा, यानी कि हैदर अली खां। इन्हीं को द्वारा जो राजगीर परगना के जो स्थानीय नेता कौन थे? हैदर अली खां, ठीक है ना? इन्होंने जो है 1857 ईस्वी के दौरान स्वयं को राजा घोषित कर लिए थे, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसको सॉल्यूशन भी देख लेते हैं ताकि और भी चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए, बिहार के राजगीर परगना में 1857 ईस्वी के दौरान हैदर अली खां ने खुद को राजा घोषित
किया था। समझ में आ गया ना? उन्होंने गया क्षेत्र में विद्रोही सैनिकों और स्थानीय ग्रामीणों को संगठित किया था और भोजपुरी विद्रोहियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। समझ में गया ना? तो मेनली आप जरूर याद रखिएगा, हैदर अली खां के द्वारा। समझ में गया? ये चीज आप बार बार एग्जामों में पूछते रहता है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 387 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? सही की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि इसके आलोक में, ठीक है ना, बिहार राज्य समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली का गठन हुआ था। नहीं, ये भी गलत है, ये नहीं हुआ था। बी बोल रहा है बिहार ग्राम कचहरी नियम मित्र या फिर नियमावली एवं सेवा सत्र 2007, ये भी नहीं हुआ था। तीसरा बोल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि बिहार ग्राम कचहरी संचालन यानी कि नियमावली 2007 हुआ था। नहीं, बल्कि ये भी नहीं होता। तो बचा कौन? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार पंचायती राज का अधिनियम ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक अंतराल नहीं होना है, ठीक है ना? यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से जो संबंधित था, उसमें क्या कहा गया है कि हमेशा जो है आपको पंचायत में कुछ न कुछ आपको या बातचीत होता रहेगा, या फिर पंचायत का जो है, ये ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि पंचायती राज अधिनियम में जो ग्राम सभा, हाँ, ग्राम सभा में 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक अंतराल नहीं होगा। ये आपको 2006 के अधिनियम के तहत बोला गया है। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चाहते हैं इसको और भी बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं व्याख्या के माध्यम से, ठीक है ना? तो देखिए, बोल रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक होगी, वो भी नियमित रूप से कराना है। यही मेरे कहने का मतलब था कि ग्राम सभा की बैठक होगा, वो भी नियमित अनुसार कराना है। 2 बैठकों के बीच लगभग 3 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? यानी कि 3 महीने से अधिक अंतराल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? इस नियमावली का मेनली उद्देश्य क्या है कि जो पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जन भागीदारी सुनिश्चित कराना है। इसका मेनली मतलब यही है, ठीक है ना? और आपको मालूम है कि बिहार के एग्जामों में पंचायती से रिलेटेड यानी कि निचले स्तर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सब के सब पूछे जाते हैं। तो इसको आप जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 388 नंबर सवाल पे, ठीक है ना? बोल रहा है बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? देखिए, पहले आप ये समझिए कि पर्वतपदीय मिट्टी कौन सा है। देखिए, ये हमारा बिहार है। क्या है दोस्त? ये हमारा बिहार है, ठीक है ना? और ये जो बिहार है, आपको एक बार ध्यान से समझ लीजिए, बिहार के बीचों बीच गंगा नदी निकलती है। और इधर जो है क्या है? इधर जो है आपको नेपाल है। क्या है? नेपाल है। और आपको मालूम है कि नेपाल से जो है बहुत ज़्यादा हिमालय वाला एरिया है, यहाँ से बर्फ वाला जो है पानी धीरे-धीरे आता है। और ये जो है इसी को बोला जाता है शिवालिक वाला एरिया। शिवालिक वाला एरिया हो गया यहाँ पे टच करता है जो, ठीक है ना? नेपाल से जो टच करता है, जितने भी जिले, ये शिवालिक वाला एरिया होगा। लेकिन इसका जस्ट नीचे वाला, थोड़ा-सा नीचे वाला, ये बहुत सारा पट्टियाँ है, ये पट्टी बिछाया गया है माटी मिट्टी का, ठीक है ना? और इसी पट्टी को ना बोला जाता है भाबर का क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कौन-सा है? भाबर का क्षेत्र। समझ में आ गया ना? तो यही कहने का मतलब जो पर्वतीय मिट्टी है, यानी कि ये वाला बोल रहा है, ठीक है ना? यानी कि दक्षिण वाला एरिया, ये उत्तर है और इसके जस्ट नीचे वाला दक्षिण है। ये काफ़ी ज़्यादा मोटी परत है, ठीक है ना? लगभग 10 से 15 किलोमीटर में कोटि में मोटी परत में फैला हुआ है। कितना? 10 से 15 किलोमीटर में। समझ में आ गया ना? तो ये जो है इसको क्या बोला जाता है? भाबर का क्षेत्र बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं इसको और भी व्याख्या के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए, बोल रहा है कि बिहार में पर्वतीय मिट्टी यानी कि पहाड़ों के निचले स्तर, अभी आपको बताया ये बिहार है, ठीक है ना? और ये जो पहाड़ है, ठीक है ना? ये पहाड़ है और इसके जस्ट नीचे वाले एरिया की बात कर, ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? शिवालिक के दक्षिण, ये शिवालिक वाला एरिया है और इसके जस्ट नीचे वाले यानी कि दक्षिण वाला विस्तार को मुख्यतः क्या बोला जाता है दोस्त? भाबर का क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया ना? यह जो है शिवालिक की पहाड़िया के दक्षिण में एक पतली पट्टी के रूप में फैली हुई है, जहाँ पर कंकड़, पत्थर और मोटे जलोढ़ पाए जाते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा, जब आप मैप और थ्योरी दोनों जब मिल जाता है ना, तो आपके पास पूरा नॉलेज आ जाता है, पूरा समझ में आ जाता है कि चीज़ें कहाँ से कहाँ पूछी गई है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। दोस्त, आपका पॉइंट टू पॉइंट ना कंप्लीट कराते हुए इस सीरीज को तो कंप्लीट कराया ही जाएगा, और जिस दिन आप एग्जाम में बैठिएगा ना, उस दिन आपको मालूम चाहिए ये सीरीज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 389 नंबर सवाल पे। ठीक है? बोल रहा है बिहार में जो तुर्क सत्ता है, यानी कि तुर्क सत्ता का स्थापना, उस आखिर इसको किसे श्रेय दिया जाता है? तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय
किसे दिया जाता है, ठीक है ना? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक को, या फिर ऑप्शन नंबर बी है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को, या फिर ऑप्शन नंबर सी है इल्तुतमिश को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद गौरी को। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों, हम आपको कितनी बार क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। ये जो तुर्क सत्ता की स्थापना है, आखिर उस किसका क्रेडिट दिया जाता है? तो ये इख्तियार बख्तियार खिलजी, यानी कि इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। इनके बारे में कौन नहीं जानता है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ये व्यक्ति के बारे में कौन नहीं जानता है? चलिए इसको और भी व्याख्या समझ लेते हैं ताकि आपको और भी समझ में आ जाए। देखिए, बिहार में जो है तुर्क सत्ता की स्थापना वास्तविक श्रेय किसको दिया जाता है? तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। अब देखिए, उसने जो है, इस व्यक्ति ने 12वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि 13वीं शताब्दी की शुरुआत में, लगभग 1193 से या 1203 ईस्वी में बिहार पर क्या किए थे? आक्रमण किया था। ठीक है ना? और उसके अभियानों के दौरान नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया था। समझ में आ गया ना? तो इस व्यक्ति को नष्ट करने में जो हमारे विश्वविद्यालय थे, ठीक है ना? जो कि उस टाइम के समय में काफ़ी विख्यात थे शिक्षा के क्षेत्र में, इसके द्वारा जो है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था, यानी कि जला दिया गया था। ठीक है ना? और ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। और इन्हीं इसी के द्वारा जो है, बख्तियार खिलजी के द्वारा ही जो है तुर्क की स्थापना किया गया था। समझ में आ गया ना? तुर्क सत्ता का स्थापना किया था। ठीक है? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 390 नंबर सवाल पे। ठीक है? बोल रहा है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? देखिए, पहला अधिवेशन तो आपको मालूम है, ये बोल रहा है दूसरा अधिवेशन। हम सब का सब अधिवेशन कंप्लीट करवाए हैं दोस्त। आप जाके इस सीरीज में वीडियो पूरा कंप्लीट कीजिए, आप आराम से जाके देख सकते हैं। ठीक है ना? बोल रहा है कि दूसरा अधिवेशन जो है, आखिर किसने, किसके प्रयत्नों के द्वारा हुआ था? ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जीके गोखले, या फिर ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश नारायण, या फिर ऑप्शन नंबर सी है श्री कृष्णा सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बापू दीप नारायण सिन्हा। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? हम पहला तो बता ही दिए, आपका काम है दूसरा बताना, नहीं तो हम तो आपको बताएंगे। ठीक है ना? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, बिहार जो प्रांतीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है, वो बाबू दीप नारायण सिन्हा के द्वारा, उनकी ही प्रयासों के द्वारा, उन्हीं के प्रयत्नों के द्वारा कंप्लीट किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं, इसको व्याख्या के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, बोल रहा है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन किसके द्वारा हुआ था? बापू, यानी कि बाबू दीप नारायण सिंह के द्वारा हुआ था। इनका जो अथक प्रयास था वो कब था? 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में जो आयोजित किया गया था, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। समझ में आया ना? यानी कि उस टाइम उनके चेयरमैन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा था। इनका प्रयास कब से कब था? 9-10 से अप्रैल से 1909, यानी कि 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में आयोजित किया गया था। समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। अब जब कोई भी चीज़ समझ के आप पढ़ते हैं ना, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होता। ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई हम लेकर आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल मिस मत कीजिए। ठीक है ना? अब हम चलते हैं, यहाँ पर तो हमारा पूरा का पूरा आज का वीडियो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है ना? और बहुत सारे विद्यार्थियों का रिक्वेस्ट है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों, हम आपको बार-बार बताते हैं कि रिवीजन के टाइम में ना पीडीएफ की ज़रूरत पड़ता है, हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। यहाँ पर तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का क्यूआर कोड लगा दिए हैं। इसको स्कैन करके भी आप जॉइन हो सकते हैं। नहीं तो हम टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे देंगे, पिन कर देंगे, या फिर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे। ठीक है ना? आप वहाँ से जाकर आराम से इसको जॉइन कर सकते हैं। ठीक है ना? सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त, कि अगर आप सच में बिहार स्पेशल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्त, ये सफलता एकेडमी आपके लिए सफलता का एक कुंजी है। ठीक है ना? तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके देख लीजिए। ठीक है ना? आपको हमेशा क्वेश्चन से रिलेटेड एकदम वीवीआई क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाया जाएगा, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। ठीक है ना दोस्त? एक और बात, कि इस टेलीग्राम लिंक जो आप ज्वाइन कीजिएगा, इस पे आपको फ्री पीडीएफ तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ बिहार के जितने भी एग्जाम है उसको अपडेट करने के साथ साथ करेंट अफेयर भी पूरा अपडेट करा दिया जाएगा। ठीक है ना? आप जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, आराम से जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्त? इसीलिए खूब मन लगा पढ़ाई कीजिए दोस्त। ठीक है ना? इस बार जो है वैकेंसी 2026 में काफ़ी बढ़िया है बिहार के संदर्भ में। ठीक है ना? तो बस बेहतरीन तरीके से मेहनत करना है। सफलता एकेडमी हमेशा आपके साथ रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।